सर एक खुद एग्जांपल उन सब चीजों के लिए। अभी मैं सर से मिलने के लिए जब आया तो मेरे को स्टाफ जब लेके गए तो जहाँ पे स्टाफ सारा बैठता है, मतलब मुझे लगा सर किसी बड़े से ऑफिस में होंगे। उस ऑफिस में छोड़ के सर स्टाफ के बीच में कहीं बैठ के कुछ लर्न कर रहे थे लैपटॉप से। तो एक इतना बड़े एग्जाम्पल आपको और कौन दे सकता है। ये आज के टाइम पे मतलब सर एक सीईओ हैं, फाउंडर हैं और उनके अंडर में मतलब 2300 पर्सन्स काम करते हैं। सर अगर मैं बात करूं अनिल नागर सर की, बियॉन्ड द फाउंडर ऑफ अड्डा एजुकेशन, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करना चाहोगे? आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं यूथ की वॉइस हूँ किसी ना किसी फॉर्म में। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा भी आया, मेरी कंपनी ने बोला कि आपको यूएस जाना है, मेरा वीज़ा भी लग गया यूएस का। तो वो एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन होता है कि यार अब लाइफ में करना क्या है। दो रास्ते आ गए, या तो आप यूएस जाओ या फिर जो आपके मन में अंदर चल रहा है डीप इनसाइड कि लोगों के लिए कुछ करना है वो कर लो। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत एंगेजिंग पढ़ाई होती है। उसमें बीच बीच में टीचर्स आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आप उनको इंटरेक्टिवली आंसर करोगे, आपका एक लीडर बोर्ड बनेगा। पिछले कुछ सालों में हमारा ये फोकस रहा है कि अगर बच्चे की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो कैसे हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाने में। उसके लिए स्किल कोर्सेज, उसके लिए भी बेसिक से कोर्सेज हैं। तो मेरा खुद का विजन ये है कि 2030 तक आते आते कम से कम 10 करोड़ बच्चों की हमें जॉब लगवानी है। अड्डा एजुकेशन का आइडिया कहाँ से आया और वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन सकता है? सो हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है और अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूँ, मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इनका नाम और इन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे वो अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे कोई लेक्चर हो या फिर कोई आपकी टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई मोटिवेशन वीडियो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनिल नागर सर की, जो कि ये फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अड्डा एजुकेशन, जिसके अंडर में कहीं ना कहीं अलग अलग सेगमेंट, जैसे कि प्रिपरेशंस, जो भी स्टूडेंट अगर बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवेज की कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या फिर K-12 के बाद यानी कि आफ्टर 12th आप CUET हो गया या JEE मेंस हो गया, उन सब की प्रिपरेशंस कर रहे हो, या कोई प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है और गवर्नमेंट प्रिपरेशंस के बाद उसकी जॉब नहीं लगी, उन सब के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है अड्डा एजुकेशंस पर। सो आज मैं डायरेक्ट सर से आपको मिलवाने वाला हूँ। आज हम जानेंगे सर से, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ना, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर मैं सर की बात करूँ तो सर खुद एक गांव से बिलोंग करते हैं, जिनका सफ़र IIT BHU से लेकर इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब क्विट करके आप सबके लिए इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और आज इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। सो आज मिलवाने वाला हूँ सर से। सर बताएंगे अपने स्ट्रगल के बारे में, कैसे अड्डा एजुकेशन स्टार्ट हुआ, कैसे इंडिया का नंबर 1 बना और सर का विज़न क्या है, और आप सबके लिए गाइडेंस भी मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू। बिल्कुल आपका स्वागत है और मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पर। हमारे हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो, खासकर उनके लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ साथ या कोई लैंग्वेज बैरियर है या कुछ भी है, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखेंगे। थैंक यू। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे बच्चों के लिए हेल्प कर पा रहा हूँ और एज ए कंपनी हम बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। यू आर डू लकी फॉर दैट एंड कोशिश कर रहे हैं यार। मुझे हर दिन यही लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, अभी जर्नी की शुरुआत है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन तक हमें पहुंचना है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो सर मैं जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मैं भी पूरा ऑफिस विजिट करके आया हूँ। सर अगर मैं बात करूँ अनिल नागर सर की, बियॉन्ड द फाउंडर ऑफ अड्डा एजुकेशन, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करना चाहोगे एक लाइन में? सर एक लाइन में थोड़ा मुश्किल है, बट मैं अपने आप को सबसे पहले तो एज ए टीचर डिफाइन करना चाहूँगा, टीचर एंड मेंटर टू मैनी स्टूडेंट्स। दूसरा मुझे लगता है कि आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं यूथ की वॉइस हूँ किसी ना किसी फॉर्म में, स्पेशली जो लोग छोटी जगह से आते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या रहा है कि जनरली एजुकेशन को इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है या हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग से स्टेट से आ रहे हैं या उनकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश नहीं है, मैं उनके लिए स्टैंड करता हूँ और एक तरह से कह सकते हैं मैं उनकी वॉइस हूँ। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे लगता है कि
मैं एक देश के युवा का सपोर्ट सिस्टम भी बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ। ओके, तो चलिए, तो मेन्स ये है कि हम आपको अलग अलग चीज़ों से जानते हैं, तो ये चीज़ आपने बताई कि कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनकी वॉइस हैं बेसिकली। तो ये जो आइडिया है, इससे रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अड्डा एजुकेशन का आइडिया कहाँ से आया और वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन सकता है? देखो 2009 की बात है और मैं एक प्राइवेट सेक्टर का एमएनसी में काम करता था। जी जी। बहुत अच्छी कंपनी थी वो, और मेजरली उनका जो बिजनेस था वो यूएस में था। इंडिया में उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे, तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था। तो कंपनी का प्लान था मुझे यूएस भेजना, मतलब 1-2 साल यहाँ पे काम करके और यूएस, और मेरा भी टू सम एक्सटेंट वैसा थिंकिंग था कि हाँ यूएस जाना है, क्योंकि गांव से आया था तो यूएस बहुत बड़ी चीज़ भी लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड वो सब चल रहा होता था कि यार बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो अच्छा कर सकते हैं, और हमारे देश के लिए ये टैलेंट पूल एक सुपर पावर है। अगर ये टैलेंट पूल हमारा प्रोडक्टिव हो गया, ये लोग लाइफ में अच्छा करने लगे, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये सब चलता रहता था। तो 2009 में मैं अपने गांव गया था, हमारे यहाँ पे एक शादी थी, और उस शादी में मैंने देखा कि 2 लड़कियों की शादी थी एक साथ। और उसमें क्या था कि ये 2 लड़कियां थी जो मेरे स्कूल से ही पढ़ी थी। जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब उनकी शादी हो रही थी। और मुझे पता था कि दोनों लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी। जब मैं बीच बीच में गांव जाता था तो थोड़ी बातें भी होती थी, तो उनके अपने ड्रीम्स भी थे। लेकिन क्या होता है ना गांव में, लड़कियों के लिए यही है कि आप 10th कर लो, 12th कर लो, उसके बाद शादी और बस हो गया। तो मैं लड़कियों से बात की पहले तो कि यार आपने शादी के बारे में क्यों सोचा अभी? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमें नहीं सोचना होता शादी के बारे में, तो हमें तो बता दिया जाता है। तो हमारे पेरेंट्स ने आके बोल दिया हमें कि आपकी दोनों की एक साथ शादी हो रही है। तो आई वाज शॉक। इनफैक्ट शॉक क्या, मुझे पता भी था कि वैसा होता है, लेकिन स्पेशली ये दोनों लड़कियां अच्छी थी, तो मुझे काफ़ी उम्मीदें थी इनसे। तो मैंने इनके पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स ने बोला यार लड़कियों को पढ़ाते थोड़ी है, उससे क्या होगा, घर का काम ही तो करना है। थिंकिंग थोड़ी। तो मैंने काफ़ी उनको किया, लेकिन तब बहुत लेट हो चुका था। तो बट इससे मुझे समझ में आया कि यार हमारे गांव में, हमारे छोटे जगह में वही पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं। लड़के लड़कियां वही सब पुराने ट्रेडिशनली उसमें चल रहे हैं कि लड़के होंगे तो 10th 12th के बाद ज़्यादा किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया या कहीं कोचिंग में ले लिया, मतलब कुछ फ्यूचर वो नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। और लड़कियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, हमें लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप अच्छी जॉब्स में जा सकते हो, आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हो। और उसी के लिए फिर इवेंचुअली एक टाइम ऐसा भी आया, मेरी कंपनी ने बोला कि आपको यूएस जाना है। मेरा वीज़ा भी लग गया यूएस का। तो वो एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन होता है कि यार अब लाइफ में करना क्या है। दो रास्ते आ गए, या तो आप यूएस जाओ या फिर जो आपके मन में अंदर चल रहा है डीप इनसाइड कि लोगों के लिए कुछ करना है वो कर लो। तो फिर मैंने वो जॉब वाला, मतलब एक कंफर्टेबल वाला रास्ता होता है, एक डिफिकल्ट होता है। कहा अगर आप चले जाते यूएस तो फिर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इतना ज़्यादा? मतलब आपका जो स्टाफ है, मैंने देखा है 2000+ का स्टाफ है, वो सबको जॉब मिलना, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती? तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। चलिए सर, जितने भी मैंने एडटेक कंपनीज देखी हैं या जितने भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो प्रिपरेशंस कराते हैं, सब लोग एग्ज़ाम क्रैक करने की बात करते हैं, लेकिन अड्डा एजुकेशन पर एग्ज़ाम क्रैक के साथ साथ करियर और कॉन्फिडेंस की बात भी की जाती है। तो ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई सर? देखो, जैसे मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड वैसा है कि पढ़ाई, मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। बिल्कुल, बिल्कुल। और काफ़ी सारे लोग इंडिया में वैसे बैकग्राउंड से आते हैं। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि यार पढ़ाई हम कर रहे हैं और इतने साल पढ़ाई करते हैं, तो उसका कुछ आउटकम होना चाहिए। और आउटकम क्या हो सकता है? जॉब ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका आउटकम जॉब नहीं है या पढ़ाई का कोई एक्चुअल आउटकम नहीं है, तो आप पढ़ ही क्यों रहे हो? इतने साल आपने लगाए इस चीज़ में, वो सब बेकार है। तो उसमें हमें बहुत क्लियरिटी है कि अल्टीमेटली एनी एजुकेशन शुड लीड टू सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ। अब वो एम्प्लॉयमेंट या तो सरकारी नौकरी हो सकती है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब हो सकती है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। वो किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हो, माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है उसमें, आपका टाइम जा रहा है, इतने सारे सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं आपकी फैमिली में आपकी पढ़ाई के लिए, तो भाई जॉब तो लगनी है। तो इसमें हमारा फर्म बिलीफ है कि हम बच्चे के लिए अल्टीमेटली एक जॉब
बच्चे को एक जॉब तक लेकर जाएंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हम सिर्फ एग्जाम प्रेप नहीं कराते हैं, एग्जाम की तैयारी तो कराते ही हैं, लेकिन साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स कराते हैं बच्चे को, स्पोकन इंग्लिश कराते हैं, उसको बार बार नज़ भी देते हैं कि यार अगर एक चीज़ में आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है, या आपने मान लो बैंकिंग का एग्जाम आप कर रहे थे, अगर उसमें नहीं हो रहा है तो आप एसएससी भर दो, आप ये भी निकला हुआ है, ये फॉर्म भी निकला हुआ है, ये भी भर दो। ये तो ये सब नज़ करते हैं, के हैं उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको हम नज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगेन विद द थॉट कि यार जॉब लगनी चाहिए। कई बार बच्चा आता है कि यार मुझे ना बैंक पीओ में जाना है, तो अब ठीक है उसने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अगर हमें दिखता है कि यार उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है तो उसको नज़ करते हैं यार अभी बैंक क्लर्क का निकला हुआ है तुम ये कर लो, वी शुड लीड टू सम एम्प्लॉयमेंट। साथ साथ हमारा ये चलता रहता है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिसमें से कुछ एआई बेस्ड प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स पर ट्रेन करते हैं, बच्चे को ट्रेन करते हैं कि यार आप मान लो बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करो। तो ये सारी कॉम्प्रहेंसिव हम तैयारी कराते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले कुछ सालों में हमारा ये फोकस रहा है कि अगर बच्चे की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि अंडर 24/7 जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं, तो कैसे हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाने में। उसके लिए स्किल कोर्सेज, उसके लिए भी बेसिक से कोर्सेज हैं और अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। कि आप फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते हैं एक सेल्स प्रोफाइल में, तो उसके लिए अलग तरह के कोर्सेज हैं। क्रेडिट प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। आप रिलेशनशिप मैनेजर के प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उसमें अलग कोर्सेज हैं। नॉट ओनली दैट, पिछले 1 साल से टेक्निकल कोर्सेज भी हमने लॉन्च किए हुए हैं जिसमें डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जेन एआई, ये सारे कोर्सेज हम, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेज बच्चों को कराते हैं। और एक ही इंटेंट है कि यार बच्चा जहाँ से भी आ रहा है, सबसे बड़ी नीड है जॉब। जैसे ही नौकरी लगेगी पूरी फैमिली में पैसा आएगा और सब प्रोग्रेस करेंगे, उसके भाई होंगे, बहन होंगे, सब वो पढ़ने लगेंगे। तो ये हम करना चाहते हैं। वेरी गुड। सो सर देखा जाए तो जनरल सी बात है, ऑनलाइन जो एजुकेशन होती है उसमें इमोशन डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो अड्डा एजुकेशन ने कैसे ये बिल्डअप किया है ब्रिज को कि कहीं ना कहीं ये बिलोंगिंगनेस रहे इमोशंस की, तो ये भी आप बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और स्पेशली जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो तो आप एक स्क्रीन पे पढ़ रहे होते हो जी, और उस स्क्रीन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। उसी के अंदर आपका इंस्टाग्राम भी होता है, उसी के अंदर आपका बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो एक पार्ट तो ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, हाउ इट इज़ एंगेजिंग एंड स्पेशली हाउ इट इज़ इंस्पायरिंग कि आप बने रहो स्क्रीन पे। दूसरा पार्ट ये है कि चलो स्क्रीन पे आपने पढ़ लिया, बट उसके बियॉन्ड आप किस तरह अपने टीचर से कनेक्टेड हो, अपनी जो आपके ट्रेनर्स हैं उनसे कनेक्टेड है, कंपनी से कनेक्टेड है। ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, कैसे एंगेज कर रहे हो, उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत एंगेजिंग पढ़ाई होती है। उसमें बीच बीच में टीचर्स आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आप उनको इंटरेक्टिवली आंसर करोगे, आपका एक लीडर बोर्ड बनेगा, या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रेज हैंड का ऑप्शंस वगैरह वो सब हैं, आप रेज हैंड कर सकते हो। 3D के ऑप्शंस हैं कि आप कोई कंसेप्ट समझाते हो 3D में समझ सकते हो। तो ये टेक्निकल पार्ट पे हमने किया हुआ है। मोर देन दैट, जो टीचर्स हैं वो बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो हमारी कंपनी में क्या होता है कि कोई भी टीचर ज्वाइन करता है तो हम उसको एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं मिनिमम 3 मंथ्स की, जहाँ पे हम उनको, ऑल्दो ज़्यादातर टीचर्स वैसे बैकग्राउंड से ही आते हैं, बट जो नहीं भी आते तो उनको हम बच्चे की जो नीड्स हैं, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर ट्रेन करते हैं। तो जब वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो बच्चे की फीलिंग्स, बच्चे की स्ट्रेस, बच्चे के चैलेंजेस हैं, उनको समझते हैं और उसी अकॉर्डिंग बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट के लेवल पे जाके टीच करना। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं विच आर बियॉन्ड एजुकेशन, मतलब विच आर बियॉन्ड कंटेंट। चलो कंटेंट तो हमने क्लास में पढ़ लिया, बट फॉर एग्जांपल हम एक सेशन करेंगे जिसमें हम जनरली बात करेंगे कि यार आपको किस तरह का स्ट्रेस हो रहा है, क्या अभी एग्जाम आ रहा है, तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ, ये हो गया एक। इसके अलावा हम मीटअप्स करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सिटीज़ में जाके मीटअप्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। अगेन उसका पर्पज़ यही होता है कि हमारे लिए पर्पज़ होता है कैसे हम बच्चे को अच्छे से समझ सकें, उसकी क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बच्चे के लिए होता है कि हमसे डायरेक्टली वो अपनी चीज़ें कह सके, हम उसको रिप्लाई कर सकें। तो ऑल इन ऑल हमारा पर्पज़ ये है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें कोई भी बच्चा अकेला फील ना करे, उसको रहे कि यार हाँ तैयारी कर रहा हूँ, डिफ़िकल्ट टाइम है,
अभी थोड़ा मेरा रहेगा स्ट्रगल, लेकिन इस समय में ये कंपनी या ये टीचर्स मेरे साथ खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसके खुद के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन साथ साथ सोसाइटी से भी काफ़ी प्रेशर मिलता है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कई बार फैमिली में ही लोग, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस समय उसको चाहिए कि कोई ना कोई उसके साथ खड़ा हो जो उसको समझता हो। वी वांट टू बी वन कंपनी जो बच्चे के साथ खड़ी हो, यानी कि 1-to-1 मेंटोरशिप जो है वो बनी रहती है। यस, बहुत अच्छी बात है ये भी, कि यही होता है कि जनरली ऑनलाइन जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे वो पढ़ रहे हैं, कभी भी स्विच कर देते हैं, चलो कुछ वीडियोस देख लेते हैं, क्विट कर देते हैं, टीचर्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इन्हें कौन सा पता लग रहा है, हम तो कुछ और कर लेंगे, फिर आ जाते हैं क्लास में। लेकिन अगर इस तरह कनेक्शन जैसे आप बता रहे हो आर्ट एजुकेशन पे बना रहता है तो उसके लिए बिलोंगिंगनेस रहती है और सही बच्चे पूरी क्लास में फुल टाइम जो है वहाँ पे फोकस करते हैं। राइट। सर कहते हैं एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयबिलिटी इज इनकम्प्लीट। कहते हैं इंडिया में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन लोगों का कहना है। आज आप कोई भी न्यूज़ में इंटरव्यू देखेंगे तो कहीं पर भी रोड पे कोई इंटरव्यू हो रहा है तो सभी कहते हैं जॉब ही नहीं है इंडिया में, कहाँ से लाएं जॉब, ये सब चीज़ें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है, या हमारी सोच ऐसी है कि रोजगार तो है लेकिन हम उसके लिए कैपेबल नहीं हो पा रहे? देखो, बेरोजगारी तो है, ये तो एक फैक्ट है। आप ग्राउंड पे जाइए तो लोग आपको मिलेंगे, काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं जी, एंड ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। लेकिन इसके पीछे का रूट कॉज क्या है वो सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दूसरी साइड भी बताना चाहूँगा। जब कॉर्पोरेट साइड पे आप आओगे, कंपनीज से आप बात करोगे, तो वो बोलेंगे कि यार हमें अच्छा टैलेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, हम भी एड एजुकेशन में भी कई सारे ऐसे रोल्स हैं जब हम लोग हायर करने जाते हैं तो हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। तो एक तरफ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, परेशान है वो लोग। एक तरफ कॉर्पोरेट में नीड है, उनको अच्छे लोग चाहिए लेकिन लोग नहीं मिलते उनको। तो ये गैप है, और ये गैप है हमारा स्किल का गैप, कि लोग हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो हमारे देश में क्या प्रथा चली आ रही है और एक मेंटलिटी क्या है कि डिग्री कर लो, ठीक है, यहाँ से बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, ये कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, और डिग्री को वो ऐसे मानते हैं कि यार ये डिग्री के बाद अब मेरा करियर बन जाएगा अपने आप, या यहाँ से मेरा करियर टेक ऑफ कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। आप कॉर्पोरेट के पास जाओगे तो उनको डिग्री से मतलब नहीं है, नहीं। वो तो ये बोलेंगे कि यार मेरा ये काम है, मुझे ये करवाना है, क्या तुम कर सकते हो और क्या तुम इसे बेस्ट तरीके से कर सकते हो। तो वहाँ पे हमारे लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गैप है जिसपे गवर्नमेंट भी काफ़ी अब सीरियस है, अवेयर है गवर्नमेंट की ये गैप है, और काफ़ी सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट भी रन कर रही है। और हमारी जैसी जो एडटेक कंपनीज हैं उनका भी ये बहुत बड़ा रोल है कि हम इस गैप को कैसे फिल करें। तो हम क्या करते हैं, एंड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि डिग्री से ज़्यादा स्किल पे फोकस किया जाए, और वो भी इंडस्ट्री नीड बेस्ड स्किल्स पे काम किया जाए। कि मान लो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से थ्राइव कर रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और वहाँ पे जिस तरह के रोल आते हैं उस तरह के रोल्स पे इन लोगों को ट्रेन किया जाए। तो अगर रैंडमली आप चीज़ों पे ट्रेन करेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम जब कैरियर 24/7 में, हमारी एक कंपनी है कैरियर 24/7 जिसमें हम स्किलिंग कराते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट के साथ मिलकर पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस तरह की स्किल उनको नहीं मिल पा रही है, या अगले 2-3 साल में किस किस तरह का स्किल सेट उनको हायर करना है, और उस स्किल सेट का फिर एक प्रोग्राम बनाते हैं कॉर्पोरेट के साथ मिलके, क्योंकि वो हमें बताते हैं एग्जैक्टली कि मुझे ये कराना है, 2-3 साल का रोड मैप ही है। तो ये जो करिकुलम होता है इस पे फिर हम ट्रेन करते हैं इन बच्चों को, सो दैट जब ये ट्रेन होते हैं तो एग्जैक्टली फिट होते हैं इंडस्ट्री की नीड्स में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा कोलैबोरेशन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक से है, तो बैंक्स हमें एग्जैक्टली एक करिकुलम देते हैं। जैसे मान लो एक्सिस बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोग्राम है जी, तो उसमें सारा एक प्रोग्राम बनता है, उनके साथ मिलके बनता है, और फिर हम जब बच्चे को शॉर्टलिस्ट करके ट्रेन करते हैं तो डे 1 से वो बैंक में फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है। यस। तो कहीं ना कहीं है कि देखो आज की डेट में आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं एकेडमिक ग्रेजुएशन लाइक बीकॉम, बीएससी, बीए कर लूँ, उसके बाद मेरी जॉब लग जाए, या मान लो मास्टर्स भी कर लूँ, तो ये आपके लिए सिर्फ एक मिथ है। स्किल चाहे आपके टेक्निकल स्किल हो चाहे नॉन टेक्निकल स्किल हो, सीखना ही पड़ेगा। नीड
आज भी जॉब्स की इतनी ज़्यादा है। वही सर ने कहा कि दो पहलू हैं, एक तरफ नीड्स है बट वो कैपेबल लोग नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको एजुकेटेड है बट उनके पास जॉब नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। तो स्किल जो है वो मेन फैक्टर है। सो करियर 24/7 पे इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं, 2-3-4 साल लगाते हैं, फिर उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, फिर उसके बाद वो सोचते हैं क्या करें, बिजनेस करना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है, फिनेंशियली प्रेशर्स आने लगता है, आपकी शादी होनी है, सेटल हो जाओ, फिर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी जॉब के साथ, और उस जॉब में भी उनके जो सीनियर्स होते हैं उनसे कम एज के होते हैं क्योंकि टाइम वो गवा चुके हैं कुछ। तो डिग्निटी की बात आ जाती है कि मेरा जो सीनियर है वो मेरा मतलब कम एज का है, तो इस चीज़ को कैसे मतलब कर सकते हैं कि एक डिग्निटी ना आए और हम सही टाइम पे सेटल हो जाएं, है ना। गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं लग पा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो एटीट्यूड ही है कि हमें लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकाल के जब आप सेलेक्ट होते हो वो बस एक इवेंट है बेसिकली, या एक स्टेप है बेसिकली, पर लाइफ में से बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, ये तो बहुत लंबी जर्नी है। दूसरा ये भी है कि आपको स्मार्ट लोग भी मिलेंगे और आपसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, और जगह जगह आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे काफ़ी सीनियर होंगे बट आपके अंडर काम कर रहे होंगे, आपके पैरेलल काम कर रहे होंगे। ये सब होने वाला है। तो आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि क्या आप एक एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह देख रहे हैं, एक सीढ़ी की तरह देख रहे हैं, या आपने उसको बहुत ही अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इवॉल्विंग वर्ल्ड है, एंड ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, जैसे अभी जो करंट जो हमारे बच्चे हैं, उनको जिस तरह की जॉब मिलेंगी या जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो काफ़ी अलग होगी एज़ कम्पेयर टू जो थोड़े सीनियर लोग हैं। तो ऐसा कई बार होगा कि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करोगे तो जो स्किल आप लेके एंटर करोगे वो स्किल दूसरे लोगों को नहीं आती होंगी, और वो कई बार हो सकता है आपके बॉस भी हों, कैसे हो सकता है आपके पीयर भी हों। तो मुझे लगता है कि उसी एटीट्यूड से आना चाहिए कि यार सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि एज से या सीनियरिटी से चीज़ें डिफाइन नहीं होती, आपकी स्किल से, आपके जुनून से, आपके फायर से, उससे काफ़ी चीज़ें डिफाइन होती हैं, काफ़ी आपका फ्यूचर डिफाइन होता है। यानी कि डिग्निटी वाली बात नहीं आनी चाहिए। आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो, जॉब नहीं लगी है, तो ये तो आगे का सोच के चलो। सर ने बताया कि टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कम एज के होंगे और आपके सीनियर होंगे क्योंकि उन्होंने वो एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्स को सीखा है। आप भी वो सीख लेंगे तो आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। थैंक यू सर। आज स्टूडेंट डिग्री के साथ जॉब चाहता है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो स्किल के साथ एटीट्यूड चाहते हैं, तो ये कैसे मतलब हो सकता है, ये फिल कैसे होगा गैप कहीं ना कहीं दोनों में? देखो, जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनको डिग्री से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको स्किल से मतलब होता है कि पर्टिकुलर टास्क है, पर्टिकुलर काम है, एक बिल्कुल स्पेसिफिक काम है, क्या आप उसको अच्छे से कर सकते हो या नहीं कर सकते। और बहुत बार यही कंपनीज एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पे डिग्रीज भी रखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में अगर आप डिग्री करना भी चाहते हो तो आपको वो डिग्रीज करनी चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्री रिलेवेंस है, और जो आप उस दौरान पढ़ोगे, जो भी पढ़ाई करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके उस इंडस्ट्री में कुछ काम आएगी वो चीज़। पर्सनली मेरा मानना ये भी है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, या मान लो आप किसी बहुत छोटे कॉलेज से है, या ऐसी डिग्री है जिसका इतना रिलेवेंस नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास स्किल है, अगर अपने टाइम को आप इन्वेस्ट करते हो इन डेवलपिंग ए स्किल, तो वो आपको ज़्यादा रिवॉर्डिंग, आपके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है। जो आपने कहा कि कंपनीज चाहती हैं कि एटीट्यूड अच्छा हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जॉब्स का जो काम करने का तरीका है, जो जिस तरह के प्रोफाइल्स हैं, वो इवॉल्व हो रहा है बहुत तेज़ी से। और उस इवॉल्व के चक्कर में क्या है कि आपसे एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आप भी इवॉल्व होते रहोगे, तो आपके अंदर एक लर्निंग वाला जो एटीट्यूड है वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 10 साल पहले या 20 साल पहले जिस तरह की जॉब होती थी, आज उस तरह की नहीं होती है। 20 साल पहले जैसे हम काम करते थे, आज वैसे नहीं करते। तो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी में आ रहा है, उसका एटीट्यूड ये है कि यार अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं
तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, आई विल लर्न न्यू थिंग्स। तो लर्निंग अनलर्निंग की जो कैपेबिलिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आज के टाइम पे वो मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपने पहले सीखा था वो पास्ट है, बट आगे जो होने वाला है उसके लिए आपको खुद को रेडी रखना है कि कोई भी नई रिक्वायरमेंट आएगी, नई चीज़ आएगी तो मैं उसको सीख जाऊंगा। तो ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, और ये प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं है, ये जनरल इन लाइफ है। अगर आपका एटीट्यूड वैसा नहीं है कि आप इवॉल्व हो सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो, एजाइल नहीं हो, तो प्रॉब्लम है। मैं ये भी बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि सर एक खुद एग्जाम्पल उन सब चीज़ों के लिए। अभी मैं सर से मिलने के लिए जब आया तो मेरे को स्टाफ जब लेके गए तो जहाँ पे स्टाफ सारा बैठता है, मतलब मुझे लगा सर किसी बड़े से ऑफिस में होंगे, ठीक है, एक अच्छा सा ऑफिस होगा, बढ़िया सब। उस ऑफिस में छोड़ के सर स्टाफ के बीच में कहीं बैठ के कुछ लर्न कर रहे थे लैपटॉप से। तो एक इतना बड़े एग्जाम्पल आपको और कौन दे सकता है कि आज के टाइम पे मतलब सर एक CEO हैं, फाउंडर हैं, और उनके अंडर में मतलब 2300 पर्सन्स काम करते हैं। उसके बाद भी सर जो है खुद भी आज लर्निंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब आप अगर एजुकेटेड हो, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, हो सकता है आपको एक जॉब भी मिल चुकी हो या आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, उस पर ही सीमित मत रहिए, साथ साथ अपनी लर्निंग को एक्सपेंड करते रहिए। क्योंकि जितनी तेजी से रिवोल्यूशंस हो रहा है, अभी AI आया और AI में भी चेंजेस होते जा रहे हैं। कुछ लोग उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, तो कुछ लोग उसको एप्स वगैरह बिल्ड करने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उससे भी तेज़ी में कुछ आ जाएगा। तो हम नहीं सीखेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे इन सब चीज़ों की। सर आपने हज़ारों स्टूडेंट्स की सक्सेस को देखा होगा, उन्होंने अचीवमेंट्स लिए। मैं भी ऑफिस में घूम रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मतलब फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जिन्होंने जॉब अचीव की है अलग अलग सेक्टर्स में, गवर्नमेंट। तो और ऐसे भी आपने लाखों स्टूडेंट्स देखे होंगे जिन्होंने जो फाइनल स्टेज में आके गिर गए। मतलब मान के चलिए कि रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गए, या प्री हो गया तो मेंस में रह गए। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं? देखो, कोई भी एक फेलियर आपको डिफाइन नहीं करती है और आपके फ्यूचर को भी डिफाइन नहीं करती है। मैं तो शायद आज तक एक भी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूं जो फेल ना हुआ हो, इंक्लूडिंग मी। 15 सालों में जब से हमने अड्डा शुरू किया, इसमें भी मुझे लगता है कम से कम 20 बार फेल हुआ होऊंगा मैं, इन डिफरेंट वेज। तो फेलियर तो यार हमारी जर्नी का पार्ट है, ठीक है। तो फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस फेलियर से क्या सीखते हो, कितनी जल्दी आप वापस उठ के दौड़ना शुरू करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीविंग इन योर सेल्फ। देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग आप अपने अराउंड देखते होगे, आप सबकी जर्नी देखो कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। दे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ फेलियर्स, लेकिन उन्होंने एक चीज़ की है बस डिफरेंटली, कि उन्होंने जब भी फेल हुए वापस उठे और दुगनी एफर्ट के साथ, दुगने जोश के साथ वापस से उस जर्नी की शुरुआत की, और हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। मोर देन दैट, आप इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना भी सीख जाओगे, क्योंकि ये तो होगा ही लाइफ में, स्ट्रेट कर्व होने वाला है नहीं। तो सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगी, ये तो चलता ही रहेगा। यानी कि स्पीड ब्रेकर्स लाइफ में आएंगे, आप गिरोगे, बस आपको संभलना है और फिर चल जाए। वेरी गुड। क्योंकि ये चीज़ हमने अड्डा एजुकेशन पे भी देखी है, काफ़ी सारी एटेक कंपनी बनी है, लेकिन जिस तरह से नंबर 1 पे स्टार्टिंग से ही बना हुआ है हर सेगमेंट में, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा जो है इंस्पिरेशन है स्टूडेंट्स के लिए। 2030 तक सर अड्डा एजुकेशन क्या बदलाव लेके आएगा? एक लाइन में अगर आप कहें तो क्या कहेंगे? देखो, अड्डा एजुकेशन स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। हम लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी पे काम कर रहे हैं, एंड वी आर बिल्डिंग दैट इकोसिस्टम। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक होती है कि हम कितने बच्चों की जॉब लगवा पाए हैं, या कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं पहली जॉब लगने में, जॉब स्टार्ट करने में। तो मेरा खुद का विजन ये है कि 2030 तक आते आते कम से कम 10 करोड़ बच्चों की हमें जॉब लगवानी है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, किस तरह की उनको प्रिपरेशन कराई जाए, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाए, क्या सॉफ्ट स्किल सिखाई जाए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या काम किया जाए, इसके अराउंड हम सोचते रहते हैं। और खुद के लिए हमने ये बनाया हुआ है नंबर कि यार हमें 30 तक आते आते 10 करोड़ बच्चे तो कम से कम हमारे जॉब में चले जाएं। क्या बात है सर। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या कुछ नया लॉन्च होने वाला है अभी, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए
जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट थे, जॉब नहीं लगी, प्राइवेट सेक्टर में कर सके, जैसे आपके करियर 24/7 से कोर्सेज आते हैं स्किल बेस, या कोई ऐसा भी है जो ऑफलाइन भी कोई कर सके सिटी वाइज कहीं आपके अलग अलग, या ऑनलाइन ही चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी? ओके, देखो नया तो आता ही रहता है। हमारी ऐसी कंपनी है जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ नया आता है, और अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो नए नए कोर्सेज आते हैं, नए नए टाइप ऑफ कोर्सेज आते हैं। अभी जो काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज हैं उसमें से एक एआई का कोर्स है, जेन एआई, क्योंकि एआई आजकल हम सबकी लाइफ का पार्ट है और सबको एआई सीखना चाहिए। उसी कड़ी में गूगल के साथ पार्टनरशिप हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा अभी डिस्कशन स्टेज में है, जहाँ पे अगेन गूगल हमारा इन्वेस्टर भी है। मतलब इंडिया में वी आर द ओनली कंपनी जिसमें गूगल ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हुआ है, ओनली एजुकेशन कंपनी। तो वहाँ पे हम गूगल के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने यूथ को बेसिक एआई स्किल्स पे ट्रेन कर सकें, कि हर कोई एआई से रिलेटेड बेसिक चीज़ें तो आती हों, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये एक ऐसी स्किल होगी जो मस्ट हैव स्किल होगी। जैसे आज आप जॉब करने कहीं अप्लाई करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आना पड़ेगा, कि भाई वर्ड डॉक पे लिखना है, एक्सेल शीट पे काम करना है, आना पड़ेगा। थोड़े दिन के बाद, 2-3 साल बाद, ये एक बेसिक स्किल होगी जो आप सबको आनी पड़ेगी। तो उस पर काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो आपने कहा ऑफलाइन वाला पार्ट, उसका भी प्लान है। तो कुछ सिटीज़ में, सेलेक्टिव सिटीज़ में हम यही सब टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज लाने वाले हैं बहुत जल्दी। क्या बात है सर। एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं लाइफ में, आफ्टर 12th भी कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरफ हमें जाना चाहिए, कैसे हम अपने लिए करियर ग्रोथ लेके आए, किस एरिया को हम चूज़ करें, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका एक मैसेज? यार देखो, मैसेज मेरा सबसे पहले तो यही है कि हर कोई कंफ्यूज होता है। कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है जिसको एब्सोल्यूट क्लियरिटी है कि यार यही करूँगा और यही सब सही हो जाएगा। हम सबके सेल्फ डाउट है, हम सबकी प्रॉब्लम्स हैं, परसेप्शंस हैं, डर हैं, फियर्स हैं, सभी के हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है, मेरे भी हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा है कंपनी बहुत बड़ी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे का रोड मैप भी मुझे बहुत क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी डाउट्स, हाँ मेरा प्लान है, एक रफ प्लान है कि यार ऐसे ऐसे करेंगे, ये होगा ये होगा, उसमें अजम्पशंस हैं बहुत सारे। तो सभी बच्चों को कहना चाहूँगा यार इसमें ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके मन में डाउट्स हैं या आपको थोड़ी क्लैरिटी कम है, ठीक है, बट ढूंढो क्लैरिटी, मिल जाएगी। आप डीपर जाओ एंड गो बाई योर इंस्टिंक्ट ऑल्सो। कई बार हमारे अंदर से भी आवाज़ आ रही होती है कि यार ये चीज़ में मुझे मज़ा आएगा, या ये चीज़ में अगर थोड़े दिन सक्सेस नहीं भी मिलेगी तो भी मैं करता रहूँगा। तो ऐसी चीज़ों को पिक करो, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डाउट सभी को होता है। जैसा एक वो है ना, एक ऐड देखा होगा, डर के आगे जीत है, तो वो ट्रू है, बिल्कुल डर के आगे जीत होती है। आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। जब मुझे खुद को सेल्फ डाउट आते हैं तो मैं कैसे सोचता हूँ, ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप फॉग में जा रहे हो, आप जा रहे हो तो ना एक रोड पे जा रहे होते हो, तो आपको रोड पता तो है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, ये फॉग आ गया तो दिखाई देना बंद हो गया। फिर आपके अंदर एक गट फील होती है कि नहीं ये रोड इधर से ही है, तो आप चलते रहते हो, फिर फॉग गायब हो जाता है, तो एकदम साफ रोड आ जाती है। फिर थोड़ी देर तक मज़ा आता है कि हाँ क्लियर है, फिर फॉग आ जाता है, फिर आप अपनी गट फील पे चल रहे होते हो। तो लाइफ ऐसे ही है कि आपको पूरी क्लियर रोड नहीं मिलेगी, वो फॉगी रोड है एक, जहाँ पे कुछ टाइम आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ टाइम आपको अंधेरा मिलेगा, फिर कुछ क्लैरिटी मिलेगी, अंधेरा मिलेगा, लेकिन आपको अपनी गट फील पे चलना है, सेल्फ बिलीफ के साथ चलना है, मंजिल मिल जाएगी। यानी कि आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है और खुद पे बिलीव करके चलते रहना है, तो सक्सेस तो मिल ही जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और हमारे बहुत सारे डाउट्स है जो, और बहुत सारी आपने मतलब इंस्पिरेशन बच्चों को दी है इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और साथ में मैं ये भी कहूँगा स्टूडेंट्स को कि अगर आप किसी भी तरह से अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो अड्डा एजुकेशंस के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की पेशेंस कर रहे हैं, उन सब के लिए सब कुछ अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके लिए अवेलेबल है, और हर तरह का गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलता रहता है। तो भाई एक तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अड्डा 24/7 पे भी विजिट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच अनिल नागर सर का, आपने समय दिया, और मैं आपसे मिलने मतलब स्पेशली आया हूँ यहाँ पे। अब आपको भी देहरादून आना पड़ेगा ताकि मैं आपको जो है जो हमारी जो उत्तराखंड की वादियाँ हैं वो आपको दिखा सकूँ। बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।